हेलो, मेरा नाम है नवाज और आप देख रहे हैं जीएस विद नवाज। आज का जो हमारा चैप्टर होगा वह होगा चैप्टर नंबर 5, डोमेन्स ऑफ द अर्थ। डोमेन्स ऑफ द अर्थ, डोमेन्स यानी क्षेत्र। पृथ्वी के कौन कौन से क्षेत्र हैं। जब हमने सोलर सिस्टम पढ़ा था तब हमने पृथ्वी के बारे में अच्छे से जानकारी दी थी कि पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है, ये 3rd नंबर का ग्रह है, इसके उपग्रह कौन हैं और बहुत सारी चीजों पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे डोमेन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के कितने क्षेत्र हैं, यानी पृथ्वी के कौन कौन से भाग मौजूद हैं। अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी पर कुछ पथरीले भाग हैं, कुछ पानी वाले भाग हैं, कुछ गैसियस पार्ट हैं और कुछ इन सभी को मिला करके जहां पर जीवन संभव हो पाया है वो वाले क्षेत्र हैं। तो हम इनको बारी बारी करके आसान तरीके से समझेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यूपीएससी प्रीलिम्स से हमारे सिर्फ एक वीडियो से 2 क्वेश्चंस मिले थे। तो जैसे जैसे हम अपने इस प्लेटफॉर्म से आप तक जो भी नॉलेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही सटीक और सुटेबल नॉलेज होगा जो आप तक पहुंचाई जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम अर्थ के उन सभी भागों को आसान तरीके से एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं डोमेन्स ऑफ द अर्थ। डोमेन्स ऑफ द अर्थ, डोमेन्स ऑफ द अर्थ में जैसे हमने बताया कि कुछ पथरीले भाग हैं, यानी कुछ सॉलिड पार्ट्स हैं अर्थ पे, कुछ लिक्विड पार्ट्स हैं, लिक्विड पार्ट्स यानी हाइड्रोस्फीयर, और कुछ गैसियस पार्ट हैं जो हमारे अर्थ पे मौजूद हैं, उनको हम क्या कहते हैं। और इन तीनों को मिला करके यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को मिला करके एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जीवन संभव हो पाया है। हम सभी के बारे में पढ़ेंगे और ये जो चैप्टर है ये हमारे आने वाले नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे सीटेट, यूपीपीसीएस, बीपीएससी टीचिंग या फिर बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से लगभग हर एग्जामिनेशन में लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और हम लोग इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को हम आसान समझ करके और छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और अंततः हमारे जो सवाल होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वो गलत हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको एक नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म मिले अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम डोमेन्स ऑफ द अर्थ से। डोमेन्स ऑफ द अर्थ, डोमेन्स ऑफ द अर्थ में जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है एंड देन बायोस्फीयर है। ये सभी स्फीयर्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे समझेंगे। देखिए, जो लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर को समझने के लिए हम एक आसान भाषा में कह देते हैं कि द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। यानी कि जो अर्थ पे जो सॉलिड पार्ट मौजूद है जहां पर हम रहते हैं, इसी भाग को, इसी क्षेत्र को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। देखिए, ये जो चारों वर्ड्स हैं ये एक ग्रीक वर्ड्स हैं। जैसा कि उन पुराने जमाने में ग्रीक्स का बहुत दबदबा रहा है, जो भी वर्ड्स हुआ करते थे वह ग्रीक फिलोसफर ही लाया करते थे। ग्रीक फिलोसफर को देख लीजिए, अरेबियन फिलोसफर्स को देख लीजिए, या फिर आप रोमन फिलोसफर्स को, फ्रेंच फिलोसफर्स को देख लीजिए। कहीं ना कहीं सारे जो वर्ड्स के जो ओरिजिन है वह ग्रीक ओरिजिन होते हैं, या फिर फ्रेंच ओरिजिन होंगे, या फिर लैटिन ओरिजिन होंगे। ये उस वक्त ये जो फिलोसफर्स हुआ करते थे, ये हर एक क्षेत्र में इनकी जानकारी पूर्ण होती थी, चाहे वह जियोग्राफी से रिलेटेड जानकारी हो, या फिर फिलॉसफी हो, या फिर मेडिसिन हो, मैथमेटिक्स हो, या फिर मैथ प्रोजेक्शन हो। ये हर एक क्षेत्र में आगे हुआ करते थे। हमारे जमाने के जो फिलोसोफर हैं वह किसी एक ही क्षेत्र में आगे रह पाते हैं, और इसके लिए
उस जमाने के जो फिलोसफर हैं हम उनसे अपनी तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हम उनके एक दाने के बराबर भी नहीं हैं। उस वक्त के जो फिलोसफर हुआ करते थे जैसे सोक्रेटिस हो गए, कार्ल रिटर हो गए, या फिर आप अल मसूदी को देख लीजिए, अल बेरूनी को देख लीजिए, उस वक्त के जितने भी फिलोसफर हुआ करते थे उनको सिर्फ एक सब्जेक्ट में फिलोसफी नहीं हासिल होती थी, वह हर एक सब्जेक्ट में अपना रुचि रखते थे और उसमें एक पूर्ण ज्ञान रखते थे। तो चलिए इसी कड़ी में हम आगे जो बढ़ते हैं, हमने बताया कि ये जो चारों वर्ड्स लिए गए हैं, चाहे वो लिथोस्फीयर हो, एटमॉस्फेयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो या फिर बायोस्फीयर हो, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जाते हैं कि इनके जो ओरिजिन है इस वर्ड के कहाँ से लिए गए हैं। तो जो हमारा जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड है लिथोस। लिथोस मीन्स होता है स्टोन और स्फीयर मीन्स आप समझ ही गए होंगे एक लेयर, चाहे एक क्षेत्र, आप कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि लिथोस मीन्स सॉलिड, यानी कि वह पार्ट, पृथ्वी का वह भाग जो ठोस रूप में मौजूद है जहां पर हम रहते हैं, उसी भाग को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। वैसे ही जो हमारा दूसरा नंबर का पार्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस एक ग्रीक वर्ड है। एटमॉस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वेपर। वेपर क्या होता है? वेपर। यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वह एक गैसियस लेयर है जो हमारे पृथ्वी से घिरा हुआ है, जो हमारे पृथ्वी पर चारों ओर से घिरा हुआ है और एक लेयर बना करके रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। यानी कि जो हमारे अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे जो गैसियस लेयर होंगे उनको हम क्या कहते हैं? तो गैसियस लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, सॉलिड लेयर को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और वैसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो हाइड्रो भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वाटर। ग्रीक वर्ड जो है वो है ह्यूडोर, HUDOR, ह्यूडोर। ये काफी बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। जब हम क्वेश्चंस लगाने का जब हमारा टाइम आएगा, जब हम सिर्फ क्वेश्चंस पे बात करेंगे तो इन सारी चीजों को आप देखिएगा, बार बार ये पूछे जाते हैं। तो ये एक ह्यूडोर ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मीनिंग होता है वाटर। यानी कि हम देख सकते हैं लिखा हुआ है वाटर कवर्स वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। हमारी पृथ्वी पे जो पानी की मात्रा है वह बहुत ज्यादा है और एक बड़ा एरिया यह पानी घेरे हुए है हमारी पृथ्वी पे, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब इन तीनों का जहां पे इंटरेक्शन होता है, इन तीनों का जहां पे इंटरेक्शन होता है, ये तीनों जहां पर मिलते हैं, जहां पर इनका ओवरलैपिंग होता है, जहां पर इनका इंटरेक्शन होता है, उस जोन को हम कहते हैं बायोस्फीयर। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। यानी बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। जहां पे हम लैंड, वाटर और एयर तीनों को हम एक साथ देखते हैं, ऐसे एक जोन होता है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, जहां पर जीवन संभव हो पाता है, जहां पर जीवन संभव हो पाता है। अब हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है और बायोस्फीयर क्या है। बारी बारी से हम इनको एक अलग रूप में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में जो हमारा जो पहला मेजर डोमेन है अर्थ का वह है लिथोस्फीयर, यानी जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर, जैसा कि मैंने अभी बताया लिथोस्फीयर क्या होता है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। अब ये सॉलिड पोर्शन सॉइल के रूप में भी हो सकता है, रॉक के रूप में भी हो सकता है और बहुत सारे रूपों में हम देख सकते हैं। अर्थ का जो भी सॉलिड पोर्शन होगा, चाहे वह सॉइल के रूप में हो, चाहे वह माउंटेन्स के रूप में हो, या फिर आप जिस धरती पर अपना घर बनाते हैं, ये सभी क्या हैं? लिथोस्फीयर हैं। चाहे वह आपका जो धरती है जिस पर आप घर बनाते हैं वह जमीन हो गई, या फिर जिस पर आप खेती करते हैं वह जमीन हो गई, या फिर माउंटेन्स हो गए,
ये सारी चीजें क्या हैं, लिथोस्फीयर में आती हैं। अब लिथोस्फीयर को अगर हम देखें तो लिथोस्फीयर के दो मेजर डिवीजन्स हैं। दो मेजर डिवीजन्स कौन कौन से हैं, तो एक जो लार्ज लैंड मासेस है जिसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, और एक ह्यूज वाटर बॉडीज हैं जिनको हम ओशन बेसिन्स कहते हैं। ये दोनों क्या हैं, लिथोस्फीयर के मेजर डिवीजन्स हैं। अब कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं और ओशन बेसिन्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से आ जाएंगे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उसके बाद से हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये क्या हैं, हमारे मेजर लैंड मासेस हैं। और अगर हम ह्यूज वाटर बॉडीज की बात करें तो उसमें आ जाएगा पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, और कौन से आ जाएंगे, साउदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। हम इन सभी पर बारी बारी एक और नजर डालेंगे। तो सबसे पहले हम इन ह्यूज वाटर बॉडीज और लार्ज लैंड मासेस को यहां पर लिख देते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को कोई भी परेशानी न हो। अगर हम लार्ज लैंड मासेस की बात करें, कॉन्टिनेंट्स, जिसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, एशिया जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो 1/3 पोर्शन को, अर्थ के 1/3 पोर्शन को घेरे हुए है। एशिया के बाद से हम आ जाते हैं यूरोप, यूरोप के बाद से आ जाता है आपका साउथ अफ्रीका, अफ्रीका। एशिया के बाद से दूसरा जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वह है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद से हम आ जाते हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका। ये सारी चीजें याद रखने की चीजें हैं, आप लोग इसको याद रखिए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और हमारा अंटार्कटिका। ये हमारे इतने लार्ज लैंड मासेस हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये हमारे क्या हैं, लार्ज लैंड मासेस हैं जो हमारी पृथ्वी पे मौजूद हैं। और अगर हम ह्यूज वाटर बॉडीज की बात करें जिनको हम ओशन बेसिन्स कहते हैं, ओशन बेसिन्स को हम देख लेते हैं। ओशन बेसिन्स, अगर हम ओशन बेसिन्स की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन जैसा हमने कॉन्टिनेंट में देखा, एशिया जो कि 1/3 लैंड पोर्शन को घेरे हुए है अर्थ पे, वैसे ही 1/3 ऑफ द वाटर क्या है, पैसिफिक ओशन है। यानी कि पृथ्वी का जो कुल 1/3 पानी का जो हिस्सा है वह पैसिफिक ओशन का है। पैसिफिक ओशन के बाद से हमारा अटलांटिक ओशन आ जाता है। अटलांटिक ओशन जिसको हम बिजिएस्ट ओशन भी कहते हैं, यह ट्रेडिंग के मामले में सबसे अच्छा ओशन है और हम इसको सबसे बिजिएस्ट ओशन भी कहते हैं। तो बार बार एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है कि सबसे बिजिएस्ट सी या ओशन कौन सा है, तो हम कहेंगे अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के बाद से जो हमारे देश पे जिस सागर का नाम रखा गया है, हिंद महासागर, यानी कि हम उसको कहेंगे इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के बाद से जो हमारा नेक्स्ट ओशन आता है वह आता है हमारा पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड देन साउदर्न ओशन, and last one is the Arctic Ocean,
आर्कटिक ओशन कहां पे है? तो साउदर्न हेमिस्फीयर के पोल पे, साउदर्न हेमिस्फीयर के पोल पे आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, सॉरी यहाँ पे गलती हो रही है। आर्कटिक ओशन जो है वह साउदर्न हेमिस्फीयर ना होकर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पोल पे पाया जाता है, जो कि हमने बताया था 90 डिग्री, जो पोल है 90 डिग्री, यहाँ पे आर्कटिक ओशन होता है। तो ये आर्कटिक ओशन जो कि 90 डिग्री नॉर्थ पे मौजूद है। अंटार्कटिक जो है वह हमारा आता है किस पे? अंटार्कटिक सर्किल यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये हमारे मेजर डोमेन्स हो गए लिथोस्फीयर के। लिथोस्फीयर के मेजर 2 डिवीजन्स हो गए, कौन कौन से? एक हमारा कॉन्टिनेंट और एक हमारा ओशन बेसिन्स। अब इन दोनों मेजर डिवीजन्स को हम एक एक करके देखेंगे। एशिया के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एशिया कितने भाग को घेरे हुए है पृथ्वी के, यह कौन से हेमिस्फीयर में मौजूद हैं, यूरोप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं, अफ्रीका के क्या क्या हैं। वैसे ही हम ओशन बेसिन्स को एक एक करके बहुत ही आसान तरीके में समझेंगे, ताकि जो हमारा बेसिक्स हो वह क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो मैंने अभी बताया कि जो कॉन्टिनेंट्स, जो लार्ज लैंड मासेस हैं, उनमें जो सबसे बड़ा लैंड मास है वह है हमारा एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट। सबसे पहले हम एशिया को देख लेते हैं, उसके बाद से हम यूरोप को देखेंगे, फिर अफ्रीका को, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट वन इज द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। सभी को हम देखेंगे। सबसे पहले एशिया को हम देख लेते हैं। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पृथ्वी का कुल 1/3 हिस्सा जो है वह एशिया कॉन्टिनेंट में ही समाहित हो जाता है। यानी जो हमारा एशिया है, एशिया होल्ड्स 1/3 ऑफ द लैंड मास ऑफ दिस अर्थ। यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट जो है वह सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ ये 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया को होल्ड करता है। इसके साथ साथ यह जो एशिया कॉन्टिनेंट है यह किस हेमिस्फीयर में मौजूद है, और ये क्वेश्चन बार बार आता है कि जो हमारा एशिया महाद्वीप है वह किस हेमिस्फीयर में, किस गोलार्ध में मौजूद है। तो जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया कॉन्टिनेंट है, वह ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। एशिया हमारा कहां पे आता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। और एशिया से कौन सी लाइन होकर के गुजरती है, ये भी बार बार पूछा जाता है। विच लाइन पासेस थ्रू एशिया कॉन्टिनेंट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, या फिर हमारा जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वह सही होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी हम कह सकते हैं कि जो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द एशिया कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास करता है? तो एशिया कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। अब एशिया यूरोप को डिवाइड कर देता है। एशिया और यूरोप को डिवाइड करने वाला कौन सा वह लार्ज लैंड मास है? तो वह है यूरल माउंटेन्स। यूरल माउंटेन्स जब हैं वो क्या करते हैं? एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग कर देते हैं। जो यूरल माउंटेन्स हैं यूरोप, एशिया के पश्चिमी भाग में, वह क्या करते हैं कि यूरोप को एशिया से अलग कर देते हैं। और एक जगह ऐसा है जहां पे यूरोप और एशिया आपस में मिलते हैं, इस भाग को हम कहते हैं यूरेशिया। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है यूरेशिया। जहां पर भी अगर आपके क्वेश्चन पेपर में यूरेशिया की बात आए, यानी हमको समझ जाना है कि द कंबाइंड पार्ट ऑफ यूरोप एंड एशिया इज नोन एज यूरेशिया। अब हमारा जो दूसरा कॉन्टिनेंट है वह है यूरोप। यूरोप एशिया से काफी छोटा कॉन्टिनेंट है। काफी छोटा कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ जैसा हमारा जो एशिया था वह पश्चिमी पूर्वी भाग में था, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में था, वैसे हमारा जो एशिया यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट कहां पे स्थित है? तो वह वेस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है।
और जैसा कि मैंने बताया था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर काफी ठंडे इलाके होते हैं, तो यहाँ पे ठंडी मौसम ज्यादा पड़ता है। एशिया पश्चिमी पूर्वी भाग में है, तो वहां पर क्या होगा, वहां का जो मौसम होगा गर्म होगा। ठीक है, तो ये हमारा यूरोप हुआ। यूरोप को 3 वाटर बॉडीज जो है वह सराउंड करते हैं। आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि वह कौन से 3 वाटर बॉडीज हैं, वह कौन से 3 समुद्र हैं जो यूरोप को घेरे हुए हैं तीनों साइड से। यह आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका भी योगदान इस शिक्षण में होना चाहिए। तो आप इस चीज को कि ये जो सवाल है कि यूरोप को वो 3 कौन से वाटर बॉडीज हैं, कौन से समुद्र हैं जो इसको घेरे हुए हैं, किसको, यूरोप को, ये आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद हम तीसरे कॉन्टिनेंट पे आ जाते हैं जो है अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद अर्थ पे जो लार्ज लैंड मास है वह दूसरा सबसे बड़ा लैंड मास है, यानी दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और ये इसकी बात करें तो यह कहां पे स्थित है, तो यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। अगर अफ्रीका की बात करेंगे तो हम कहां कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। और यह एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये तीनों लाइन गुजरती हैं। ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या फिर बीपीएससी हो, बार बार पूछे जाते हैं कि वह कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये तीनों लाइन होकर के गुजरती है। हमारा जवाब होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों लाइंस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये होकर के गुजरती है। और अगर हम इक्वेटर की बात करें तो ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। यानी क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बीचों बीच से होकर के गुजरता है। तो ये हमारा 3 कॉन्टिनेंट हो गए। कौन कौन से, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। अगर अफ्रीका की बात करें तो जो हमारा जो वर्ल्ड्स हॉटेस्ट डिजर्ट है, सहारा डिजर्ट, ये भी कहां मौजूद है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मौजूद है। इसके साथ साथ जो हमारी सबसे लंबी नदी है, नील नदी, नाइल रिवर, आपने नाम सुना होगा नाइल रिवर का, ये भी कहां से होकर के गुजरती है, तो नाइल रिवर भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है। ये हमारे 3 कॉन्टिनेंट्स रहे। अगला जो हमारा नंबर होगा वह चौथा कॉन्टिनेंट हमारा नॉर्थ अमेरिका होगा। हम इसको भी देख लेंगे। हमारा जो चौथा कॉन्टिनेंट है वह है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बारे में भी हम जान लेते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट क्या है, ये कहां पे मौजूद है। तो चलिए हम देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका पे। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वह एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड मास है। यानी कि यह नॉर्थ अमेरिका जो है वह तीसरा सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ दिस अर्थ। अब ये जो नॉर्थ अमेरिका है वह साउथ अमेरिका को एक जगह पे जाकर के लिंक करता है। वह एक जगह जो जहां पे जाकर के नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में लिंक करते हैं, मिल जाते हैं, उस जगह को हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। देखिए इसको भी याद रखने की जरूरत है क्योंकि इस्थमस ऑफ पनामा बार बार हमारे यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछे जा चुके हैं कि वह कौन सा लिंक जोन है जो हमारे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका को मिलाता है। तो यह जो लिंक है, यह जो क्या है, नैरो स्ट्राइप ऑफ लैंड है एक, जिसको हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये याद रखने की जरूरत है कि वह कौन सा एक लैंड की एक पट्टी है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को लिंक करता है, तो वह है इस्थमस ऑफ पनामा। उसके बाद से हम देखते हैं कि यह चूंकि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है तो नॉर्थ यानी कि यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है, नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। यह कहां मौजूद है, नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। इसके बाद से हम, जैसे कि मैंने बताया था आपको
कि जो यूरोप है वो भी 3 ओशन से घिरे हुए हैं, वैसे ही हम इसे भी देखते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये भी 3 ओशन से घिरा हुआ है। तो आप इन दोनों सवालों को आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि नॉर्थ अमेरिका किन तीनों ओशन से घिरे हुए हैं और यूरोप किन तीनों ओशन से घिरे हुए हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद से हमारा आता है 5th कॉन्टिनेंट जो है वह साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका हम पहले ही देख रहे हैं, लिखा हुआ है साउथ, यानी कि कहां पे मौजूद है, साउदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। साउदर्न हेमिस्फीयर के बाद से हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट माउंटेन है उसका, जिसका नाम है क्या, द एंडेस। द एंडेस, ये जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन है द एंडेस, यह कहां से होकर के गुजरता है, तो यह साउथ अमेरिका से होकर के गुजरता है। कहां से, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उसके बाद से साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका में ही जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसको हम जो सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर जो है, जो अमेजन रिवर है, यह भी कहां मौजूद है, कहां से निकलती है, तो यह साउथ अमेरिका से ही निकलती है। यानी कि हम कह सकते हैं द साउथ अमेरिका हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन रिवर। ये कहां से निकलती है, तो यह साउथ अमेरिका से ही निकलती है। इसके बाद से हमारा जो 6th कॉन्टिनेंट है, 6th कॉन्टिनेंट यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यह एक हमारे अर्थ की जो सबसे छोटी महाद्वीप है वह ऑस्ट्रेलिया है। यह टोटली साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, स्थित है। और एक ऑस्ट्रेलिया की एक और खूबी मैंने पिछले वीडियो में बताया थी कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां पर जो क्रिसमस मनाया जाता है वह गर्मी के दिनों में मनाया जाता है। जैसा कि हम ठंडी के दिनों में क्रिसमस मनाते हैं, वह कब मनाते हैं, तो वह गर्मी के दिनों में मनाते हैं। वैसे ही हम ऑस्ट्रेलिया, जो कि टोटली साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है, और इसको हम क्या कहते हैं, हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यह चारों तरफ से आइलैंड से और ओशन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। यह ओशन और किससे घिरा हुआ है, सीज और ओशन से चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसके कारण हम इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। यानी कि अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए कि आइलैंड कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया। 7th और जो सबसे यूनिक हम कह सकते हैं हमारा जो कॉन्टिनेंट है वह आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कि हमारा कहां पे मौजूद है, साउदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। और चूंकि यह साउदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है और ये कहां से हो, ये टोटली पोल से होकर के ये लगता है। तो ये अगर हम पोल को देखें तो पोल का जो सारा पार्ट होता है वह क्या होता है, वह बर्फ से घिरा होता है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि ये जो अंटार्कटिका है यह टोटली बर्फ से घिरा हुआ है। यहाँ पर जीवन संभव है ही नहीं, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। तो ये चूंकि टोटली बर्फ से घिरा हुआ है, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, तो इसको हम एक तरीके से यूनिक भी कह सकते हैं। एक एंटी कॉन्टिनेंट है यहाँ पे, और इस कॉन्टिनेंट के बीचों बीच से साउथ पोल गुजरता है। साउथ पोल कहां से होकर के गुजरता है, तो हम कहेंगे अंटार्कटिका के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। और इस कॉन्टिनेंट पे वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज हैं, वह यहाँ पे रिसर्च स्टेशंस खोल करके रखे हुए हैं। वो यहाँ पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने आते हैं कि यहाँ पे क्या जीवन संभव है, यहाँ पे जो जानवर हैं उनके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अवगुण हैं, वह कैसे यहाँ पे रह लेते हैं, इसके लिए यहाँ का क्लाइमेट क्या है, उन सब का जो रिसर्च सेंटर खोला हुआ है। और उसी कड़ी में जो हमारा देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ने भी 2 रिसर्च स्टेशन खोले हुए हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पे, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में। एक है मैत्री और एक है भारती। ये दोनों नाम याद रखने हैं क्योंकि ये भी बार बार पूछे जाते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप पे जो हिंदुस्तान के जो रिसर्च सेंटर हैं उनके क्या क्या नाम हैं, तो वो है मैत्री और एक दूसरा है भारती।
मैत्री, मैत्री एंड सेकेंड वन इज द भारती। ये हमारे दो रिसर्च स्टेशन है। कहां पे स्थित है ये? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पे। आज इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। हम अगले लेक्चर में यानी पार्ट 2 डोमेन्स ऑफ द अर्थ में हम बात करेंगे किसकी? तो हम अगले पार्ट 2 में हम बात करेंगे ओशन बेसिन्स की। आगे के ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमारे दोनों क्वेश्चंस जो थे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड उसके जवाब भी देना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।